नमस्कार, इंडियन टीवी 24 की खास पेशकश खास लम्हे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। खास लम्हे में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ते हैं जिनके साथ हमारी खास बातचीत होती है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से हमारे साथ हमारे बीच मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव दीपक रंजन जी, जिनके साथ हम रूबरू हो रहे हैं और तमाम बिंदुओं पर आज हमारी बातचीत होगी। तो आइए रूबरू होते हैं दीपक रंजन जी से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन टीवी 24 में। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका दीपक तिवारी जी कि दोबारा आपने मुझे इस चैनल में बोलने का मौका दिया। आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। सर, बातों का सिलसिला यहाँ से शुरू करते हैं। जैसा कि जो जीवंत मुद्दा है जो इस वक्त गर्म है उसको लेकर के बात उठाता हूँ कि सरकार में इस वक्त जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का में जो बड़ी धांधली, बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, एक बड़ा नया मामला उजागर हो रहा है। इसको लेकर के बसपा सुप्रीमो ने भी ट्वीट किया है, अन्य राजनीतिक दलों ने भी ट्वीट किया है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एसटीएफ से इसकी जांच ना करा करके इसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। और जिस महिला बेचारी का नाम आ रहा है अनामिका शुक्ला, वो तो अपने घर में चौका बर्तन कर रही हैं, उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि उनके नाम पे कितना बड़ा खेल, कितना बड़ा करोड़ों रुपए उनके नाम पे लोगों ने उठा लिया। उनकी डिग्री लगा करके लोगों ने फर्जी तरीके से जिस तरीके से फर्जीवाड़ा किया है, इसकी जितनी भी आलोचना, जितने भी कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की जाए वो कम है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मांग करता हूँ कि न सिर्फ यही बल्कि ऐसे बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो इस सरकार में जिसकी जाँच होनी चाहिए, और ऐसे बहुत से घोटाले हैं जो सामने आने चाहिए। सर, अभी हाल में एक अध्यादेश को मंजूरी मिली है जो कि गोवंशीय पशुओं पर अगर क्षति पहुंचाई जाती है, शारीरिक क्षति होती है उनको, तो एक कड़े सज़ा का प्रावधान पारित किया गया है। क्या कहना है इसको लेकर के आप? ये सही है, गौ हत्याएँ बढ़ी हैं और मैं समझता हूँ इस सरकार में कुछ ज़्यादा ही गौ हत्याएँ हो रही हैं। और हम जिस दल से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा परिवार, इवन समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हम लोग गाय का आदर करते हैं, हम लोग गौ को माता समझते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस सरकार ने, ठीक है, अध्यादेश ला करके इन्होंने 50,000 से उठा करके उसको 2.5 लाख रुपए कर दिया, 7 साल से बढ़ा करके इन्होंने 10 साल की सज़ा कर दी। लेकिन जिस तरीके से आज गाय भी आवारा पशुओं की तरीके से सड़क पे विचरण कर रही हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, उनका कोई गौशाला नहीं है, तो मैं समझता हूँ सरकार को ऐसा अध्यादेश लाने से पहले जो सड़कों पर गाय या जो भी जानवर या जो भी पशु जिस तरीके से सड़कों पे विचरण करते हैं, कई बार की सांड, गाय, इन लोगों की वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत सी मौतें भी हो जाती हैं इनसे लड़ करके, चाहे बाइक से जा रहा हो आदमी या कार से जा रहा हो, या बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं कोई सब्जी लेने जा रही हैं या हमारे घर परिवार की महिलाएं जाती हैं, तो सांड हो, गाय हो, इन लोग ये जानवर इनके ऊपर प्रहार भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन लोगों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि जहाँ पे लोगों के खाने पीने की व्यवस्था हो, ऐसी गौशाला हो। तो मैं समझता हूँ कि पहले उसकी व्यवस्था की जाए, उसके बाद जो आप अध्यादेश ला रहे हैं, चलिए ठीक है, निश्चित रूप से गाय पूजनीय है, उनकी हत्या कतई नहीं होनी चाहिए और जितना भी दंडनीय हो सके उसको सज़ा उनको मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, भी हाल में ही सूबे के मुख्यमंत्री ने एक निजी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हमारे प्रदेश में, हमारे सरकार के अंतर्गत जो है कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन स्थितियां जो हैं वो तो कुछ और ही कह रही हैं। क्या कहना है आपको? देखिए, पहले इन्होंने जब केसेस कम थे इन्होंने लॉकडाउन किया, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने भी सुना होगा, 14 अप्रैल, अभी जो 14 अप्रैल 2020 को जब उन्होंने देश के नाम से संबोधित किया, देश को उन्होंने संबोधित किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में पहला केस 30 जनवरी को आइडेंटिफाई हुआ। और उसके बाद से उन्होंने कहा कि मैंने लोगों को एयरपोर्ट पे मैंने थर्मल स्कैनिंग करनी शुरू कर दी, लोगों को क्वारंटीन करना मैंने शुरू कर दिया, और हमने इसमें सख्ती दिखाई, लोगों को आइसोलेट करना शुरू कर दिया, और जिनकी भी इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री रही है उनको सबको हमने अलग से क्वारंटीन किया, उनको हमने आइसोलेट करने का काम किया। अगर आपने इतनी सख्ती दिखाई तो उसके बाद फरवरी में आपने डिफेंस एक्सपो किया, उसके बाद आपने फरवरी में ही नमस्ते ट्रम्प किया, उसके बाद होली आपने पूरी तरीके से मनवाई। और मैं समझता हूँ कि जब तक मध्य प्रदेश में आपने सरकार नहीं बना ली तब तक आपने लॉकडाउन करने का काम नहीं किया, और जब केसेस हमारे पास कम थे तब आपने पूरी तरीके से हिंदुस्तान को आपने लॉकडाउन कर दिया। अब केसेस जब हमारे हिंदुस्तान में पूरी तरीके से बढ़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ अब तो मॉल भी खुल गए हैं और स्कूल कॉलेज भी खोलने की दिशा में आप विचार कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि स्कूल कॉलेज आज की तारीख में अभी बिल्कुल नहीं खोलनी चाहिए। और जो आप टेस्टिंग बढ़ा रहे हो, जब आप पूरी तरीके से आपने सब चीज़ों को अनलॉक कर दिया है
तो जाहिर सी बात है जब ये एक दूसरे से स्प्रेड होता है ये, तो जाहिर सी बात है जब आप इसमें टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जिससे लोग पैनिक हो रहे हैं। तो अगर जिस टाइम इनको लॉकडाउन करना चाहिए था उस टाइम लॉकडाउन ना करके आज जिस तरीके से हमारे प्रवासी मजदूर हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, जिस तरीके से ये लोग पैदल यात्रा करके इतनी 100-100, 200, 400, 500, इवन 1000 किलोमीटर की पद यात्रा करके ये लोग अपने अपने घर पहुँचे, उस दिशा में भी ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है, पूरी तरीके से फेल्योर रही है। और जिस तरह इसकी जितनी भी घोर निंदा की जाए वो कम है। और मैं समझता हूँ इस कोरोना जैसी महामारी में ये सरकार पूरी तरीके से फेल्योर रही है। इस सरकार ने ना गरीबों तक राशन पहुँचाने का काम किया है, ना मजदूरों को घर पहुँचाया। ये मजदूर नहीं है, ये मजबूर हैं। ये मजबूरी में अपना घर छोड़ करके, अपना काम धाम छोड़ करके अपने घर गए, उनको भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम सरकार ने नहीं किया है। और ये सरकार पूरी तरीके से झूठ बोलती है कि हमने जो है पूरी तरीके से कोरोना पे हमने जो है वो काबू कर लिया। आप देख लीजिए किस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश में भी रोज 400, 450, 500 तक केसेस बढ़ जा रहे हैं। और हिंदुस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, आज हिंदुस्तान का एवरेज 10,000 का है। तो इस दिशा में मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं इस पर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर की बात कही है, तो इसका मतलब ये कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि सरकारों के बस का अब कुछ नहीं है और हमको सब कुछ अपने से ही करना है। तो पहले भी तो हम लोग ने नहीं किया था। ताली जनता ने बजाई थी, थाली जनता ने पीटी थी, मोमबत्ती जनता ने जलाया था, दिया जनता ने जलाया था, बेरोजगार जनता हुई है, घर में लॉकडाउन का पूरा पालन जनता ने किया, घर पे जनता रही, बेरोजगार जनता हुई, काम धाम जनता का छूटा। और इस कोरोना से लड़ाई कौन लड़ रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। इस कोरोना से हिंदुस्तान का एक एक जनता लड़ रहा है। आपके कहे एक एक चीज़ का पालन, अक्षरता पालन हिंदुस्तान की जनता ने किया। लेकिन आपने खोला क्या? रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपने सबसे पहले खोला शराब की दुकानें आपने खोल दी। जब से शराब की दुकानें खुली, मंदिर बाद में खुला, मदिरालय पहले खुल गया। तो जब से शराब की दुकानें, मदिरालय खुला, उसके बाद से आपने देखा होगा, आप लोग तो खैर इसी फील्ड के हैं, आप लोग जाते आते रहते हैं, सबसे मिलते रहते हैं, आप लोग हर जगह जाते हैं, आप लोग इवन दुकान भी जाते होंगे, मंदिर भी जाते होंगे। आप लोग ने देखा होगा जब से ये शराब की दुकानें खुली उसके बाद से केसेस जो है, नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। सर, देश के प्रधान सेवक ने एक लंबे समय पहले आकर के 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के खाते में देने की बात कही थी। ठीक बाद अभी कुछ दिन पहले की बात है कि देश का प्रधान सेवक फिर टीवी पर चैनलों के माध्यम से आता है और कहता है कि अब 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो है दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ कोरा आश्वासन साबित हो रहा है। आपकी क्या राय है इसको लेकर? देखिए, एक शब्द है जुमला, वो जुमला ही छोड़ करके आज हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं। और इसी तरीके से जब बिहार का चुनाव था 2015 में, 2015 में बिहार का चुनाव था, हम लोग की पार्टी भी वहाँ पर, समाजवादी पार्टी भी वहाँ पर चुनाव लड़ रही थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग की भी जिम्मेदारी बिहार में लगाई थी। और देश के प्रधान सेवक उस टाइम वहाँ पर उन्होंने रैली की थी और उन्होंने हाथ उठा करके सबसे जनता से कहलवाया था कि 50,000 करोड़ दे दूँ, कि 70,000 करोड़ दे दूँ, कि 1 लाख करोड़ दे दूँ, कि 1.25 लाख करोड़ चलो दिया। आप पूछ लीजिए बिहार की जनता से क्या 1.25 लाख करोड़ रुपये हमको मिला? आप पूछ लीजिए जनता की किसी एक आदमी से, आप अपना ये माइक लेकर के जाइए और आप उनका इंटरव्यू लीजिए, बाइट लीजिए, किसी एक जनता से आप पूछ लीजिए कि क्या 15 लाख या 15,000 रुपये उनके खाते में आए। तो ये बहुत बड़ा जुमला। और 20 लाख करोड़ रुपये जो इन्होंने फेंका है, आप ये बता दीजिए कि अगर 20 लाख करोड़ रुपये का आप पैकेज दे रहे हो तो आज मजदूर बेचारा जो है वो क्यों जो है वो पैदल जा रहा है और क्यों आप उससे किराया ले रहे हो? और तो और छोड़ दीजिए, आप लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हो, आप लोगों को मदद कर रहे हो इस 20 लाख करोड़ से। एटलस जैसी इतनी पुरानी कंपनी, हम लोग भी जब छोटे हुआ करते थे तो हम लोग भी अपने पिताजी से एटलस साइकिल के लिए हम लोग ने कहा था और हम लोग ने भी उस टाइम साइकिल, एटलस साइकिल खरीदी थी। अगर आप एक तरफ तो आप 20 लाख करोड़ का पैकेज दे करके आप हिंदुस्तान को इस महामारी से, इस वैश्विक महामारी से, बीमारी से आप और इस इकोनॉमी से आप उभारना चाहते हो, और दूसरी तरफ जो एटलस जैसी इतनी प्रतिष्ठित साइकिल की कंपनी। और आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि साइकिल एक ऐसा साधन है जो आपको प्रदूषण से भी बचाएगा, हेल्थ वाइज भी आपको ठीक रखेगा। और मैं तो समझता हूँ कि साइकिल की सवारी ही है सबसे प्यारी और सबसे अच्छी साइकिल की सवारी है। अगर आपको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है तो आप साइकिल चलाइए, निश्चित रूप से आप स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, प्रदूषण भी कम होगा, हवा में, आवाम में प्रदूषित भी कम होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एटलस जैसी साइकिल की कंपनी बंद हो गई, इस दिशा में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। एटलस ने अपनी अंतिम जो कंपनी थी उसको भी बेच दिया। सर, जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस कोरोना के दौर में
जो है समाजवादी पार्टी सामने आई है और प्रवासी मजदूर जब पलायन कर रहे थे अपने घर की तरफ हज़ारों किलोमीटर चल रहे थे, ऐसे में जिन्होंने कि चलते चलते दम तोड़ दिया, ऐसे में समाजवादी पार्टी सामने आकर के उन मृतकों के लिए आर्थिक सहायता भी उनको प्रदान कराई है। स्थितियाँ इस तरीके की देखी गई हैं। क्या लगता है सर कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार एक बार फिर काबिज हो सकेगी, अपने आप को दोहरा सकेगी? क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, हम लोग के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, वो कहने में कम और करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हमारे समाजवादी पार्टी का इवन हम भी आपने देखा होगा, हमारे हर जिले में समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, और इवन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव बन करके हम लोग से जितनी हम लोग की क्षमता थी, जितना हम लोग सक्षम थे, हम लोग ने एक आदमी को मदद पहुंचाने का काम किया, उन तक हम लोग पहुंचने का काम किया, चाहे राशन के माध्यम से, जिस माध्यम से भी, चाहे मास्क के माध्यम से हो, चाहे सैनिटाइज़र के माध्यम से हो। ये प्रवासी मजदूर जो हाईवे पर आ रहे थे, चाहे उनको हम लोग को तो देख करके मतलब इतनी दया आई उन लोगों के ऊपर, उन छोटे छोटे बच्चों को, उन वृद्ध माओं को और पिता लोगों को, जो बेचारे इतने दूर से भूखे प्यासे चले आ रहे थे, नंगे पाँव चले आ रहे थे। हम लोग से जो बन पड़ा हम लोग ने उनको देने का काम किया। और देखिए, समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से पैदा हुई पार्टी है। समाजवादी पार्टी सत्ता के लिए बहुत ललायत नहीं रहती, लेकिन जब व्यवस्था में खराबी आती है तो सत्ता को परिवर्तित करने का काम भी समाजवादी पार्टी करती। और आज जिस तरीके से जनता समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी आस और उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है, हमें लगता है कि जनता फिर मौका देगी, क्योंकि जनता इस सरकार से पूरी तरीके से ऊब चुकी है। वो आज आप जाइए, लोगों के बीच में जाइए, आप लोगों का इंटरव्यू लीजिए, लोगों की बाइट लीजिए, लोगों का मन जानना चाहिए। लोग आज की तारीख में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को और हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को फिर से पुनः मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रही है, और वो चाहती है कि फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बने। और मैं समझता हूँ कि आज अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, तो मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक भी गरीब भूखा नहीं सोता, और एक भी गरीब, एक भी मजदूर जो है वो पैदल इतनी दूर की यात्रा तय नहीं करता। सर, हालांकि यूँ तो अगर देखा जाए तो स्थितियाँ जिस तरीके से जो गाइडलाइन जारी हुई हैं उनके अंतर्गत अब तमाम चीज़ों में छूट मिल गई है, स्थितियाँ जहाँ तक है सामान्य हो चली हैं। ऐसे में कैसे खुद को बचाना है, कैसे खुद को सुरक्षित रखना है, इसको लेकर के आपका एक अंतिम संदेश क्या रहेगा इंडियन टीवी 24 के माध्यम से प्रदेश और देशवासियों? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सरकार ने पूरी तरीके से हाथ खड़ा कर लिया है, और ये जनता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, देश और प्रदेश के लोगों से, कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर जाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको मान लीजिए किसी कामवश या आपको ऑफिस या आपको दवाई लेने या आपको कुछ सामान लेने, ज़रूरी सामान लेने अगर आपको जाना भी है, तो आप मास्क लगा करके जाइए। मास्क एकदम मस्ट है। हाथ अगर संभव हो सके तो ग्लव्स पहन करके जाइए, जेब में सैनिटाइज़र ले करके जाइए, और उचित दूरी बना करके लोगों से रखिए। अगर आप दुकान पर भी जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, मैं समझता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग तो कहना ठीक नहीं होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का आप लोग पालन करिए। और यही एक हमारा बचाव है अगर हमको कोरोना से बचना है। और हम समझते हैं कि थोड़ा खाने पीने में, अपने दिनचर्या में आदमी वो करे, और इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग होगा तो कोरोना आपका कुछ नहीं कर पाएगा। और हमको आपको अपनी इम्यूनिटी सिस्टम खा पी करके, और जैसा कि हम लोग पुराने दादा परदादा और दादी बाबा ने हमेशा ही सिखाया है कि दूध में हल्दी डाल करके जोड़िए, इससे आपके इम्यूनिटी सिस्टम भी आपके स्ट्रांग होता है, और ऐसी बहुत सी वायरस से लड़ने की क्षमता जो है वो हल्दी के अंदर होती है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग अपने खाने पीने में, चीज़ों में, दिनचर्या में अपने बदलाव लाएं, और आधा 1 घंटा आप योग करें। नहीं योग कर सकते हैं तो साइकिलिंग, अगर संभव हो सके तो साइकिलिंग करें, क्योंकि साइकिलिंग में कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं होती, एक साइकिल पे 2 आदमी नहीं होता। आप अकेले साइकिल से निकल जाइए और 10, 15, 20 किलोमीटर जो है आप साइकिल चलाइए। और मैं दीपक जी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रोज़ शाम को 1 से 1.5 घंटे में साइकिल जोड़ चलाता हूँ अपने 5, 6, 7 लोगों के साथ। सब लोग आते हैं, हम लोग पूरे जो है जाते हैं, और जिससे जो हो सकता है सबकी दुख दर्द हम लोग सुनते हैं, और अगर जो हो सकता है हम लोग यथासंभव हो सकता है हम लोग करने की कोशिश करते हैं। सर, इंडियन टीवी 24 को समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इंडियन टीवी 24 के खास कार्यक्रम खास लम्हे में आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव और समाजवादी पार्टी के सशक्त नेता की छवि रखने वाले दीपक रंजन जी जुड़े हुए थे। अगली कड़ी में फिर हम किसी शख्सियत के साथ रूबरू होंगे, तब तक देखते रहिए इंडियन टीवी 24 मेरे यानी दीपक तिवारी के साथ।